आज के युवा को दो चीजें बिल्कुल साफ समझनी चाहिए। मैं ये नहीं मानता कि मेरे कहने से ही वो समझेंगे, कुछ समझ रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन मैं एम्फेसिस उन चीजों पे देना चाहता हूं जिससे कई सौ सालों, हजारों सालों तक आपके किए हुए कार्यों से आपका न सिर्फ ये राष्ट्र बचेगा, बल्कि राष्ट्र की परंपराएं, उनके आदर्श, उनके मूल्य, आस्थाएं, उपासनाएं, ये संस्कृति, ये सनातन, उन कामों से ये तमाम सारी चीजें जो हजारों साल से हमारी पहचान है, जिनका उपहास, जिनका मजाक आने वाली इस देश में विदेशी ताकतों ने, चाहे वो लुटेरे मुगलों की शक्ल में हो, अब्दाली की शक्ल में हो, औरंगजेब की शक्ल में हो, बाबर की शक्ल में हो, गौरी की शक्ल में हो, गजनी की शक्ल में हो, ये तमाम सारे लोग आए, उससे पहले और भी लोग आए। और एक बात समझिए कि पूरी दुनिया में जितने हमले भारत पे और जितने लोग भारत आए, वो किस लिए आए थे? क्या उनके मन में था भारत आने के प्रति? क्या वो ज्ञान के लिए आए थे? क्या वो हुकूमत करने आए थे? या फिर कौन सी ऐसी चीज थी कि हर कोई भारत आया? भारत आने के पीछे की मनोदशा क्या थी? ये सब लोग इसलिए आए कि ना इनके पास कोई संस्कृति थी, न कोई सिविलाइजेशन थी, न कोई आदर्श थे, न मूल्य थे, न कोई सभ्यता थी। इन सब को लगा कि दुनिया का सबसे रिच, अमीर, संसाधनों में जिसे प्रकृति ने नवाजा है, इस भारतवर्ष में 5 मौसम होते हैं जो दुनिया में नहीं होते। इस भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था? हमने देखा नहीं। सबसे ज्यादा नदियां हैं, पहाड़ हैं, समुद्र है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो सृष्टि के अंदर हो और हमारे पास ना हो। यहां के लोगों का ज्ञान, यहां के ऋषि मुनियों की खोज, और जब लोग शायद सभ्यताओं का मतलब नहीं जानते थे, ज्ञान का मतलब नहीं जानते थे, जब लोग टेंट में रेगिस्तान में रह रहे थे, जब लोग जंगलों में रह रहे थे, तब भी इस धरती पर ऋषि मुनि जंगलों में, पहाड़ों पर तपस्या करते थे, ज्ञान अर्जित करते थे। लेकिन आप जब बहुत आदर्श स्थिति में पहुंच जाते हैं, जब आपको लगता है कि जैसे आप हैं वैसे ही पूरी दुनिया होगी, तो आपको संसार के जो परपंच होते हैं, झूठ, मक्कारी, फरेब जो होते हैं, धोखे होते हैं, लालच होते हैं, ये शब्द क्योंकि आपके सरोकारों से कहीं इनका आमना सामना नहीं हुआ था, इसलिए आपके ये शब्दावली नहीं थी आपके। जैसे आपके इतिहास में, आपके साहित्य में तलाक शब्द नहीं मिलता है ही नहीं शब्द, क्योंकि ये भारत की सांस्कृतिक और सनातनी परंपरा में ये शब्द ही नहीं है। इसी तरीके से ऐसी कई चीजें हैं जो भारत की धरती, भारतवर्ष, जो बहुत दूर दूर तक का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये तमाम पूरा इलाका, ये सारी की सारी सभ्यताएं आप ही की थीं। लेकिन
धीरे 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 दुनिया को लगा कि ज्ञान लेना है, रुपया लेना है, सोना लेना है, तो सबने भारत की तरफ रुख किया और वो आए। और यहां आने के बाद कुछ व्यापारी की शक्ल में आए, व्यापार के नाम से आए। और जब उनको लगा कि व्यापार के नाम से यहां हमने अपनी ताकत और यहां के लोगों के आदर्श को समझ लिया है, ये भोले भाले लोग हैं, इनको बहलाया जा सकता है, फुसलाया जा सकता है, और उनके पूरे मायाजाल को आपने समझा नहीं, लिहाजा वो यहां ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आए थे और फिर उन्होंने राज्य स्थापित कर लिया। लेकिन उनसे पहले कुछ लुटेरे, बलात्कारी, डाकू, डकैत, छुट भैये नेता, ऐसी लोग भी आए, न जिनके पास सभ्यता थी, न ज्ञान था। उनको यहां आने के बाद उन्होंने लूटा, वो लूटते थे। यहां उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, यहां के संसाधनों को बचाया हो, ऐसा कुछ उनका नहीं था इरादा। वो तो लूटने आए थे, जैसे सोमनाथ का मंदिर लूटने आया था। ये औरंगजेब, ये जहीरुद्दीन बाबर यहां क्या करने आए थे? लूट के और ले जाना चाहते थे। इसलिए आज हम जिन परिस्थितियों में हैं, जिस हालात, जिस मोड़ पे ये देश खड़ा है, आज के युवा की जिम्मेदारी ज्यादा है। और शायद इसलिए भी है कि जो हमारे समय में संकट था, आज से 25-30 साल पहले, 40 साल पहले जो संकट था, वो आज आपके समय में नहीं है। हमारे समय में एक रेडियो था जिसे सरकार चलाती है, टेलीविजन बहुत बाद में आया, चंद अखबार थे जो सरकार के चाटुकार थे। तो कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन का सिलसिला नहीं था। उससे हुआ यह कि आप दुनिया में क्या हो रहा है, आपके अपने समाज में क्या हो रहा है, आपके इतने बड़े विशाल देश में क्या हो रहा है, इसकी कोई खबर ही नहीं थी, इंफॉर्मेशन नहीं थी आपके पास। तो अलग अलग समय पे, अलग अलग तरीके से, अलग अलग विषयों पे, घटनाओं पे लोगों ने अपना ज्ञान दिया, और क्योंकि आप भोले भाले लोग थे, आपने मान लिया। लिहाजा 1947 से पहले क्या हुआ उस पर बहुत बहस हो चुकी है, लेकिन बीच बीच में कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें मैं आज के जब पस मंजर में देखता हूं, आज के परिप्रेक्ष्य में देखता हूं, तो मुझे लगता है कि उसका जिक्र सिर्फ रेफरेंस के लिए करना चाहिए। तो मैं आज के युवा से यह चाहता हूं, सरकार ने कोई कानून बनाया, सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई, कोई जीएसटी बनाई, इनकम टैक्स का कुछ बनाया, ये जो छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, इन पे आंदोलन करना बंद करिए। मुझे लगता है युवाओं की जो शक्ति है उसको शायद डाइवर्ट करने की यह कोशिश है, और ये रही है, और ये 70 साल से नेताओं ने, सत्ताओं ने ये किया। इसलिए वो युवा उन मसलों पर आंदोलन करता रहा जिससे राष्ट्र का बहुत भला नहीं होना था। इसलिए मैंने कहा कि राजनीतिक भारत यानी पॉलिटिकल इंडिया का विभाजन कई बार हो चुका है, यानी राजनीतिक भारत कई बार टूटा है, लेकिन आध्यात्मिक भारत अभी नहीं टूटा है।
आपको ताज्जुब लगेगा जो बात मैं कह रहा हूं। आज भी अफगानिस्तान बन गया, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया और बर्मा चला गया, ये तमाम सारी चीजें चली गई। इस राजनीतिक भारत के टुकड़े तो हुए, लेकिन पाकिस्तान बन गया, अफगानिस्तान बन गया। लेकिन अफगानिस्तान में बुद्धा की मूर्ति यह बताती है, जिसे हो सकता है कुछ मजहबी उन्मादियों ने, अज्ञानी मजहब के तथाकथित मानने वालों ने उस बुद्धा की मूर्ति तोड़ दी हो, लेकिन जो जीवन शैली है उसे बदल नहीं पाए। पाकिस्तान बन गया, एक जमीन का टुकड़ा ले लिया, लेकिन तक्षशिला वहीं है, मोहनजोदाड़ो वहीं है, हिंगला माता आज भी है, वहां पूजा हो रही है, शारदा माता वहीं है, उस पे कोई दिया जला रहा है, वहां कुछ लोग पूजा कर पा रहे हैं तमाम अत्याचारों के बावजूद भी। इसलिए उसका दूसरा बड़ा रूप क्या है कि हमारी संस्कृति और हमारी आस्था, हम क्या थे क्या हैं, इस सब के बावजूद भी कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश बना, बांग्लादेश इस्लामिक हो गया, वहां हिंदू, सिख, पारसी जो 29% थे बांग्लादेश में, घट के 7% रह गए, 7% रह गए। वहां भी जिहादी और इस्लामिक आतंकवादियों ने कई घटनाएं की और हर रोज कोई ना कोई घटनाएं आती हैं जिसका के जिक्र नहीं होता। पाकिस्तान में भी हिंदू हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, जो वहां उस इलाके में पहले से रहते थे, वो भी 23% थे। वो घट के भले ही 1.5% रह गए हो, लेकिन आपकी सभ्यता और संस्कार और सरोकारों को, हर वो मिट्टी जिसको आपने इस्लामिक नाम दे दिया हो, वो भी हमारे सरोकारों को, हमारी आस्थाओं को और इस मिट्टी से उपजी हजारों साल पुरानी सभ्यता और परंपरा के कारण भी जो सबसे बड़ी बात हुई, जिसकी तरफ हम शायद देखते नहीं हैं या हम लोग कभी बात नहीं करते, क्योंकि मैं केसरिया हिंदू वाहिनी के जागरूक युवाओं से बात कर रहा हूं, इसलिए मैं ये बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। आप 57 इस्लामिक देश हैं, 57 है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कुल मिलाकर 57 इस्लामिक देश हैं और कुछ ईसाई भयानक पुराने बड़े देश हैं। लेकिन उन 57 इस्लामिक देशों को आप देखें, वहां किसी मजहब की किताब के माध्यम से भी अलग अलग मामला है। ईरान है जो शिया बहुल है, और दूसरे हैं सऊदी अरब वगैरह है, वो सुन्नी है। अगर इस्लाम एक है, किताब एक है, मानने वाले एक हैं, सब कुछ एक है, तो फिर 11 साल तक ईरान और इराक में युद्ध किस बात को लेकर हो रहा था? ये पाकिस्तान में शियाओं को मारना जायज क्यों है, जस्टिफाई क्यों है कि शियाओं का कत्ल वाजिब है? क्या वजह है? लेकिन मैं उस तथ्य पे नहीं जाना चाहता। मैं केसरिया हिंदू वाहिनी वालों को यह बताना चाहता हूं कि यह भारत है। हमें जो भी आजादी जैसी भी मिली, उस आजादी से लेकर आज तक
अलग अलग मतों की, अलग अलग विचारधाराओं की, अलग अलग संगठनों की सरकारें आईं। और आज हमें कहा जाता है, सनातनियों को कहा जाता है कि हम लोग बहुत ही पुरुष प्रधान देश है, ये पुरुषों की सत्ता है, महिला का बड़ा शोषण है, महिलाओं के साथ बड़ा अत्याचार होता है। हम पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को एक चीज आपके सामने रखता हूं। आज अमेरिका की बात बहुत होती है, हमारे युवा अमेरिका से बड़े मुतासिर और इन्फ्लुएंस रहते हैं, और हर आदमी को अमेरिका जाना या विदेश जाना हमारे जमाने में बहुत बड़ी बात समझी जाती थी कि साहब वो वहां जाते हैं, कुछ बहुत बड़े ज्ञानी लोग हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन एक बात मैं आपके सामने सच्चाई रखना चाहता हूं, जिनको सनातन पे और भारत की संस्कृति पे थोड़ी सी भी शर्म आती है, उनके लिए खासतौर से, क्योंकि जब आप अपने को नहीं जानते, जब आप जेंटलमैन की परिभाषा यह समझ लेते हैं कि जेंटलमैन मतलब पैंट शर्ट टाई और अंग्रेजी, क्योंकि हमारे यहां किताबों में जेंटलमैन का अर्थ बताया गया कि ये जो टाई लगाए हुए आदमी है, ये कुछ देखने में अंग्रेज लगता है, ये इंग्लिश बोलता है, यही जेंटलमैन है। वो 3 साल का बच्चा, वो 4 साल का बच्चा, जब वो किताबों में, तस्वीरों में एक आदमी को टाई लगाए देखता है, हैट लगाए देखता है, तो उसे बताया जाता है ही इज ए जेंटलमैन। तो उसे ही इज ए जेंटलमैन से ज्यादा उसके मन मस्तिष्क में वो तस्वीर बन जाती है, और वो तस्वीर से पहचानता है कि टाई, पैंट शर्ट पहने हुए आदमी ही जेंटलमैन होता है। जेंटलमैन में सब कुछ अच्छाई होती है, जेंटलमैन बहुत सच्चा आदमी होता है। यह हमारे शिक्षा के माध्यम से हमें बताया गया। लेकिन वो बच्चा, उसका पिता जो किसान है, जो खेत में पानी लगाता है, जो धोती पहनता है, जो सर पे स्वाफा बांधता है, उसे वो जेंटलमैन नहीं लगता। उसे लगता है ये इलिटरेट आदमी है, अनएजुकेटेड आदमी है, अनसिविलाइज्ड आदमी है। उसके मन मस्तिष्क में कपड़ों से जेंटलमैन की परिभाषा दे दी जाती है। न उसे हमने संस्कार बताए, न जेंटलमैन की परिभाषा बताई, लेकिन हमने तीसरी क्लास के बच्चे में एक ऐसी आकृति पैदा कर दी कि वो उस आकृति में हर उस अंग्रेज को देखता है, और उसका रवैया अपने देश, अपने घर से ज्यादा उसे जेंटलमैन की तलाश होती है। तो जब जब वो बड़ा होता है और उसको लगता है कि कहां जाना है, तो जेंटलमैन के देश में जाना है, ये तो अनसिविलाइज्ड देश है। एक मानसिकता थी, और ये मानसिकताओं में हम बड़ों का बड़ा हाथ है, हमारे बुजुर्गों का, बुजुर्गों के बुजुर्गों का बड़ा हाथ है। ये चर्चा जो आज 2020 में केसरिया हिंदू वाहिनी के प्लेटफॉर्म पे हो रही है, अगर ये आज से 50 साल, 100 साल पहले होती, तो आज जिन चुनौतियों को ये देश भुगत रहा है, जिनका आमना सामना कर रहा है, आज हम वो न करके उससे आगे का काम करते। 70 साल में हमें यह बताया गया कि स्वच्छता भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्वच्छता हमारे सनातन का हिस्सा था। लेकिन हम एक लंबे कालखंड में चले गए, और उसके बाद आने वाली सत्ताओं ने भी सिर्फ राजनीति करके, सत्ता के शीर्ष पे बैठ करके कैसे भी सत्ता बनी रहे, इसमें ताकत लगाई, ना कि पुरानी जो भारत की संस्कृति थी उसको स्थापित करने, उसके तमाम वो चीजें जिसको बताना चाहिए था वो नहीं बताई। इसलिए हम सब लोग भी तथाकथित आजादी के बाद से दिग्भ्रमित हो गए। ये मैंने जो इतनी लंबी बात आपसे कही है, वो इसलिए कही
कि हम तथ्यों पे, तर्कों पे और लॉजिक पे बात करें, आज अमेरिका को 250 से 300 साल हो गए आजाद हुए। अमेरिका बना, उस हिस्ट्री में नहीं जाता मैं, लेकिन दुनिया का एक आधुनिक देश, दुनिया का सबसे विकसित देश, सब कुछ है उसके पास, बहुत ताकतवर है, नो डाउट। लेकिन मैंने कहा कि कुछ चीजें खरीदी जा सकती हैं, कुछ चीजें ईजाद की जा सकती हैं, लेकिन संस्कार, सरोकार और संस्कृति कहीं पैसे से नहीं खरीदी जाती है। और सरोकारों के लिए बहुत अमीर होना, बहुत पैसे वाला होना भी नहीं होता, बल्कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो ज्यादा गरीब है, गरीब पैसे से कह रहा हूं, वही संस्कारों और सभ्यता और संस्कृति से सबसे ज्यादा मजबूत होता है। और यह इस बात से तय होता है कि जो आज 21वीं सदी का देश है, यह दुनिया है 21वीं सदी में है, हमसे लोग सवाल पूछते हैं और हमारे युवाओं के पास जवाब नहीं होता। यह जवाब इसलिए नहीं है कि हमारे नेताओं ने और देश में बड़े बड़े संगठन जो चल रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इस युवा को यह नहीं बताया कि तुम कौन हो, किसके वंशज हो और क्या तुम्हें जानना है, यह नहीं बताया। उन्होंने भी ऐन कैन प्रकृति से संगठन बने रहे, वो चलते रहे, और ये युवा कभी अपने इतिहास को, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को न जान पाए। इसलिए सच्चाई से यह कोशिश नहीं की गई। आजादी के बाद भारत की शिक्षा पद्धति के माध्यम से होना चाहिए था, नहीं हुआ। यह कल्चरल मिनिस्ट्री, जो शिक्षा मंत्रालय था, जिसका काम था शिक्षा को प्रचार प्रसार करना, उस शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल के ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्सेज मंत्रालय कर दिया। या नहीं, मानव का विकास करने वाला मंत्रालय है ये। मंत्रालय विकास करेगा मानव का, उसे कौन चला रहा है, वो खुद भी कुछ है कि नहीं, यह भी किसी को नहीं पता। इसलिए मैंने कहा कि आज आप आर्थिक रूप से शायद थोड़े कमजोर हो सकते हैं। यह स्थिति कमोवेश ऊपर नीचे होती रहती है। क्या आपको पता है कि जब भारत था, तब ना अंग्रेजों ने ज्ञान दिया था और न मुगलों ने आके मंदिर तोड़े थे। तब आपका विश्व की अर्थव्यवस्था में 33.33% कंट्रीब्यूशन था, जिसे आप सोने की चिड़िया कहते हैं। लेकिन आपने क्या हुआ, आप गुलाम हुए, ये आए वो आए, सब चले गए, उनकी छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, और 15 अगस्त के बाद जो आए उनकी चर्चा करें कि इतिहास के कालखंड में 100 साल एक लम्हे के बराबर होते हैं। तो अगर कोई विकास की बात करता है, आधुनिकता की बात करता है, जेंडर जस्टिस की बात करता है, और दुनिया में जो लोग 300 साल के आसपास पहुंच गए हैं अपनी आजादी को लेकर के, पूरी दुनिया को बताते हैं कि आपको लोकतंत्र स्थापित करना है। कई जगह हमले करते हैं, कहते हैं हम लोकतंत्र स्थापित करने आए हैं। उनको लोकतंत्र का बहुत शौक है।
और हम ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी, वाह वाह वाह, क्या ये चीज ऐसी है जो हमें इसको समझना चाहिए, और दुनिया की सबसे पुराने लोकतंत्र को जानना है तो अमेरिका चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि आपके सरोकार संस्कृति और सनातन के कारण आपको 250 साल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए आपको 250 साल। अगर यह विकसित है और इसके अंदर आपका एक विशाल रूप है, तो विकास का मतलब बड़ी बड़ी मंजिलें, बड़ी बड़ी गाड़ियां, हवाई जहाजों की रेस नहीं होती। यह बात मैं इस तर्क के साथ कहना चाहता हूं कि जो अमेरिका की तरफ देखते थे और जो भारत जैसे अंडर डेवलपमेंट देश, फिर उसके बारे में बताया गया कि आप अंडर डेवलप नहीं है, अब आप विकासशील हो गए हैं। ये सारे आपको अपने से बौना बनाने, आपके संसाधनों को लूटने और आपके अंदर एक हीन भावना भरने के लिए किया गया। भारत में जरा इस तरफ गौर करके देखिए, 250 से 300 साल की सभ्यता और पूरब से पुराने लोकतंत्र के अंदर जब चुनाव होता है तो पूरी वॉशिंगटन से लेकर के पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। इस आधुनिक देश में जहां जेंडर जस्टिस, जहां वुमेन लिबरेशन की नई नई परिभाषाएं बनती हैं और भारत के लोग, सनातन सभ्यता के लोग, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता के लोग, उनकी बनाई परिभाषा जो आधुनिकता की है, उनकी बनाई जो डेफिनेशन जेंडर जस्टिस की है, उसे ही सही समझने लगता है। इसलिए यह सवाल कभी आपने पूछा नहीं कि जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, जरा इनकी भी किताबों को से धूल हटाएं और यह पता करें कि भाई हमें जेंडर जस्टिस बता रहे हैं, हमें महिला के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले देशों की पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा कर रहे हैं। हम तो उन 15 अगस्त 1947 को एक टूटी फूटी, एक खूनी, रक्त रंजिश 21 लाख लोग, 26,000 नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आर्मी और हजारों अनगिनत बेनाम लोगों की लाशें के ऊपर यह हमें आजादी मिली। लेकिन जैसी भी थी वो बहस का मुद्दा नहीं है। हमारे देश में जेंडर जस्टिस की बात करने वालों को पता होना चाहिए कि इसी देश में एक महिला 16 साल तक प्रधानमंत्री रही और वो नॉमिनेट नहीं हुई, चुनाव जीता। उसमें कुछ खामियां, कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन देश में 16 साल तक एक महिला प्रधानमंत्री रही। और हमारी मिट्टी की सुगंध, इस मिट्टी से पैदा होने वाले लोग, हो सकता है कि उनके पूर्वजों ने डर के मारे, जजिया की वजह से कुछ मजहब छोड़ करके, धर्म छोड़ करके मजहब में चले गए हो। वो बांग्लादेश और वो पाकिस्तान जो इस्लामिक देश था, हमारे ही इन्फ्लुएंस के कारण इस्लामिक देश में, दुनिया के पहले इस्लामिक देश के अंदर एक प्रधानमंत्री बनी बेनजीर भुट्टो। वो हमारी संस्कृति और संस्कारों के कारण बनी, इस मिट्टी के सौगंध के कारण बनी, इस मिट्टी की खुशबू के कारण बनी, इस मिट्टी से उपजे हुए संस्कारों के कारण बनी। और इस्लामिक देशों को उसको प्रधानमंत्री मानना पड़ा। यह बात अलग है कि मौका पाकर के उस इस्लाम के ठेकेदारों ने उस महिला का मुकाबला नहीं किया, उसको चुनाव में नहीं हराया, हथियारों से उसके जीवन को समाप्त करके उसे हरा दिया। बांग्लादेश देखिए, 71 में बना, एक रक्त रंजिश
खूनी युद्ध हुआ। हमारे ही संस्कार हैं कि बांग्लादेश इस्लामिक देश भी हो गया, तब भी अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी में दोनों महिलाएं हैं। चाहे शेख हसीना बने या वो जो दूसरी है बेगम जिया, ये हमारे ही कारण है। श्रीलंका में श्रीमाओ भंडार नायके हमारे ही कारण बने। तो जैसे जैसे हमारी संस्कृति कमजोर होती गई, वो ताकतें इस मिट्टी से दूर होती गई। और वो जो अमेरिका, जो दुनिया का सबसे बड़ा आधुनिक देश है, जेंडर जस्टिस की बात करता है, उनके यहां 300 साल के अंदर एक महिला राष्ट्रपति नहीं बनी। पिछली बार लड़ी, लाम बंद करके उसे हरा दिया। वो जेंडर जस्टिस की बात करते हैं। अगर 300 साल से आपका देश चल रहा है तो आपके यहां तो पढ़ाई का, आदर्श का, रिसर्च का, सभ्यताओं का इतना लंबा सफर है कि अब तो आपके पास यह शिकायत नहीं हो सकती कि हम कमजोर लोग हैं, गैर पढ़े लिखे लोग हैं और हमारे यहां महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है। आपके यहां तो 300 साल में करोड़ों महिलाएं बड़ी बड़ी साइंटिस्ट बनी, लेकिन राष्ट्रपति नहीं बनी। उन्हें बनने नहीं दिया क्योंकि आपकी मानसिकता में महिला का सिर्फ मतलब है भोग। तो अमेरिका हमें यह ना बताए कि जेंडर जस्टिस क्या है। हमें जेंडर जस्टिस अपनी मट्टी, अपने संस्कारों में मिला है। हमारा यह संकट नहीं है कि मस्जिद में महिलाएं और पुरुष एक साथ नमाज नहीं पढ़ सकते। हमारा यह संकट नहीं है। मंदिरों में कोई जा सकता है। लेकिन जब हम ये बात करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि किससे आप क्या बात कह रहे हैं। यह बात अलग है कि 47 के बाद में इस देश में ऐसा निजाम बना कि जो राज सत्ता थी, उस राज सत्ता ने धीरे धीरे आपकी राष्ट्र की जो पहचान है, जिससे राष्ट्र राष्ट्र कहा जाता है, उसको तोड़ने की कोशिश की। इसलिए राष्ट्र और राज्य में फर्क है। मेरे युवा दोस्तों, आपको राष्ट्र को मजबूत करना है। राज्य को मजबूत करने का 5 साल में एक बार समय मिलता है। एक बार राज्य को मजबूत कर दिया, कमान सौंप दी, उनको बता दिया, पूरी ताकत से बता दिया ये करना है, इसलिए हम आपको सत्ता पे बिठा रहे हैं। और जब आप बिठा दें तो सिर्फ इतना ही काम करना है कि आपको यह देखना है कि राज्य सुचारू रूप से काम करता रहे। वहां पुलिस है, वहां सेनाएं हैं, वहां शिक्षा की कुछ नीतियां हैं, वहां संविधान है, संविधान के हिसाब से होगा, संविधान के हिसाब से नहीं होगा, वो उसकी किताब है। यानी देश और राज्य संविधान से चलता है। लेकिन राष्ट्र क्या है? राष्ट्र सरस्वती वंदना है। यह सरस्वती वंदना के लिए न संविधान की इजाजत लेनी है, न संविधान आपको रोक सकता है, क्योंकि यह राष्ट्र और हमारी परंपरा का हिस्सा है। तो राष्ट्र के अंदर बहुत चीजें आती हैं। वेद आते हैं, उपनिषद आते हैं, पर्यावरण आता है, आकाश है, पानी है, वायु है, अग्नि है। ये तमाम सारी चीजें राष्ट्र को दिखती हैं। उसमें नदियां हैं, उसमें समुद्र हैं। ये दीप प्रज्वलित करने का जो मामला है, जिसे आप लाइटिंग ऑफ द लैंप करते हैं जब कोई फंक्शन होता है, ये किसी संविधान का हिस्सा नहीं है। ये हमारी परंपरा, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। ये राष्ट्र को दर्शाता है। इसलिए जब आप गंगा आरती करते हैं
या गाय की बात करते हैं, वो हमारी संस्कृति से है। ये गंगा जो गंगा है, इसकी पूजा क्यों करते हैं, यह किसी संविधान में नहीं लिखा हुआ। यह राष्ट्र की धरोहर है और यही राष्ट्र है, और यही राष्ट्र के प्रति हमारी आस्था है कि हम उस नदी को पूजते हैं। तो कुछ ज्ञानी, कुछ किताब पढ़ के कुछ लोग समझते होंगे कि कैसे बेवकूफ लोग हैं, ये नदी को पूजते हैं, ये सूरज को पूजते हैं, ये अग्नि को पूजते हैं, ये आकाश को पूजते हैं, ये पृथ्वी को पूजते हैं। हमारे संस्कारों में, संविधान में यह नहीं लिखा है कि सुबह बिस्तर से उठने के बाद जमीन के भी हम छू करके सर से लगाते हैं। ये ही हमें सब कुछ देती है, ये पृथ्वी से ही सब कुछ हमें मिलता है। यही अलग अलग तरीके के फल देती है, ये गेहूं देती है, बाजरा, सब कुछ यही देती है। ये सूरज की ओर हाथ जोड़ के खड़ा होना, ये आपको एनर्जी देता है, बगैर एनर्जी के जीवन संभव नहीं है। और जो नदी है जिसे आप मां कहते हैं, उसे मां क्यों कहते हैं, उसको मां का दर्जा क्यों दिया गया है, ये बात बताइए उन जेंटलमैन को, जिस जेंटलमैन की परिभाषा आपके बचपन की किताबों में लिख दी गई है। वो जेंटलमैन जानता ही नहीं है कि एक मां जो हमें जन्म देती है, लेकिन एक मां जिसके बगैर जीवन संभव नहीं है, वो जल देती है। जल देने वाले को भी हम मां का दर्जा देते हैं। और हमारे संस्कारों में, हमारे इतिहास में यह बताया गया कि ये जो जल देने वाली मां है, इसको अपनी मां, इनको भी रखना है। लिहाजा हमारे यहां गंगा पूजा होती है तो ये कोई अज्ञानता नहीं है, ये भूल है। ये अग्नि के फेरे आप जब लेते हैं, क्योंकि अग्नि प्योरेस्ट होती है। तो मेरी कोशिश है कि आज का युवा भारत राष्ट्र के लिए काम करे, भारत की राज के लिए काम न करे। वो काम आपने कर दिया, उतने ही काम है। उस राज ने कुछ नियम बनाए हैं, ये करना है, ये नहीं करना, इधर चलना है, इधर नहीं चलना, ऐसा करना है, सिग्नल पर रुक जाना है, वो नियम है, वो पालन कीजिए। लेकिन अपने राज आपको संस्कार नहीं देता। राज आपको पूजा करने न करने की न मनाही करता है, न रोकता है। लेकिन जब आप कमजोर होने लगते हैं, जब आप अपने राष्ट्र के संस्कारों से, सरोकारों से दूर होने लगते हैं, तो राज आप अंदर दखल देने लगता है। अब यह दखल क्या है? वो दखल यह है कि अब राष्ट्र के जितने भी सरोकार हैं, उसको कैसे राष्ट्रवादियों से, जो इस राष्ट्र की चिंता करते हैं, जो इस राष्ट्र में रहते हैं, कैसे उन्हें दूर किया जाए। तो क्या कहा गया कि आप सबरीमला में पूजा वैसे करेंगे जैसे जज साहब बताएंगे। हमारा 1000 साल की सबरीमला की परंपरा को जज साहब बताएंगे, जिनको कुछ पता नहीं है, कुछ पढ़ लिए हैं, कहीं से डिग्री ले ली है, कुछ कानून की 4 किताबें पढ़ ली हैं, तो वो हमारी आस्था को भी तय करेंगे। जो काम उन्हें करना चाहिए था, उसमें 1500-150 साल लगा दिए उन्होंने। जो काम उन्हें करना चाहिए, वो फैसले नहीं आते हैं। जो काम नहीं करना चाहिए, जो समाज तय करेगा, क्योंकि समाज राष्ट्र चलाता है, और समाज राष्ट्र चलाते वक्त इस बात का ध्यान रखता है कि राज्य के बनाए नियमों का उल्लंघन न हो। लेकिन राज्य किसी की आस्था और उपासनाओं पे कानून नहीं बना सकता। क्या कल भारत की सुप्रीम कोर्ट यह कह सकती है कि 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, 2 ही वक्त पढ़ी जाएगी? और जो 5 वक्त का समय मुकर्रर है, वो इस वक्त पढ़ी जाएगी? क्या यह कह सकती है? वो किसी का अकीदा है, वो किसी की उपासना का तरीका है, वो 5 वक्त पढ़े। लेकिन वो ये कह सकती है
कि इस्लाम में अजान का और नमाज का जिक्र है, या नहीं हम यह कहें कि इस्लाम के 5 फंडामेंटल में से एक नमाज है, जिसे सलाह कहते हैं, जिसे पूरी दुनिया में सलाह कहते हैं, यहां भारतीय संस्कृति में मिक्सचर होने के बाद उसे नमाज कहते हैं। विषय यह नहीं है, विषय यह नहीं है कि कौन क्या कहता है, लेकिन राज्य को जो करना चाहिए था वो नहीं किया। राज्य की जो इकाई है न्यायपालिका, उसको जो करना चाहिए था नहीं किया, क्योंकि उसको करने से उनको डर है। यह डर अगर राज्य के इकाइयों में बैठने लगेगा तो फिर राज्य में जो अलग अलग अंग हैं वो राष्ट्र को नष्ट करेगा। इस्लाम में 5 फंडामेंटल है। इस वक्त बहस इस्लाम के ऊपर नहीं हो रही, कैसे आया कि नहीं आया, यह बहस का मुद्दा नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं कि 632 में जब अरब से इस्लाम निकला, प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बाद तमाम सारी चीजें हुई, उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरा कहना यह है कि जो काम राज्य को करना चाहिए था, यह राज्य डरपोक है, यह राज्य का अंग डरपोक है। इस राज्य के उस इंस्टीट्यूशन में सच को सच कहने की हिम्मत नहीं है, लेकिन दिखावा और आडंबर ऐसा करते हैं कि जज साहब दुनिया के सबसे समझदार और महान आदमी हैं। जब महानता का समय आता है तो जज साहब बगले झांकने लगते हैं। इसलिए अजान इस्लाम का हिस्सा है, लेकिन अजान लाउड स्पीकर पे होगी, यह ना कुरान शरीफ का हिस्सा है ना इस्लाम का हिस्सा है। क्योंकि जब इस्लाम की उत्पत्ति हुई तब लाउड स्पीकर नहीं था, लाउड स्पीकर की उत्पत्ति अभी हुई है। तो कुछ लोग, क्योंकि उनको एक खास किस्म का इस्लाम स्थापित करना है, इस्लाम में क्या कहा गया यह नहीं बताना है, उन्होंने अपनी ख्वाहिश को ही इस्लाम बताना शुरू कर दिया है। लिहाजा वो जाहिल मुल्ला जिसने कुछ इस्लाम के बारे में नहीं पढ़ा है, कोई कुरान शरीफ के बारे में नहीं पढ़ा है, बचपन में मोहल्ले की मस्जिद में बगनबेरिया की डंडी से 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, जब वो हवा, पानी, घी, दूध के बारे में ज्यादा नहीं जानता, उसे कुरान शरीफ के हिस्सों को, जिसे आप सिपारा कहते हैं, उसे दे दिया। और मौलवी साहब जो शहर के निहायती बेवकूफ आदमी हैं, जिनके पास कुछ लेना देना नहीं है, कोई काम नहीं है, मस्जिद में सिर्फ उनको वहां नमाज पढ़ानी है, अजान देनी है, मोहल्ले के हर घर से एक दिन उनके लिए खाना जाएगा। यह परंपरा मेरे अपने जमाने तक थी। जिस मोहल्ले में मैं रहता था, जहां मैं पैदा हुआ था, मेरे घर से लगी मस्जिद थी, वहां यही परंपरा थी। और माइक नहीं था, माइक पे नहीं अजान होती थी, ये बाद में होने लगी, मुझे बचपन में याद नहीं होती थी। तो वो आदमी पूरे कुरान शरीफ को अपने हिसाब से उसको नरेट करके बच्चों को समझा देता है। काफिर कौन है, काफिर के साथ नहीं दोस्ती रखनी, काफिर के साथ ये नहीं करना, काफिर का कोई त्योहार आए तो उसमें नहीं जाना, मंदिरों, ये तमाम किस्म की चीजें हैं। और वो कहते भी, और हो सकता है ये हो भी, लेकिन क्या उस 4 साल के बच्चे को यह पढ़ाना जरूरी था? ये जब जवान हो जाते तभी बता देते। लिहाजा जज साहब ये नहीं कह पा रहे हैं कि भाई अजान दीजिए, समझ में आता है, लेकिन लाउड स्पीकर पे ही देंगे। जो लोग, जो बच्चे देर रात आते हैं पढ़ करके, कॉल सेंटर से काम करके आते हैं, उनकी नींद खुल जाती है। और फिर ये एक एजेंडे के तहत हो रहा है कि एक मस्जिद के बाद दूसरी ने, तीसरी ने, चौथी ने, वो चारों तरफ से है। अब अगर आप इसको कह दें कि ये नॉइस पॉल्यूशन है, तो आपकी जो है बड़ी जल्दी आपको ठेस पहुंच जाती है।
तो आप बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़े लिखे होकर के अपने समाज और अपने मजहब में इस किस्म के बेवकूफ लोगों को समझाएगा कौन? तो नहीं समझाते आप। सड़कों पे नमाज पढ़ेंगे, ये भी कहते हैं कि साहब मोहम्मद साहब फरमा गए थे। ये मोहम्मद साहब ने फरमाया था नहीं फरमाया था, ये तो अलग विषय की बात है, लेकिन ये तुम्हारी खुलेआम गुंडागर्दी है। एक सभ्य समाज के लोगों को डराने और अपनी नाजायज सत्ता को स्थापित करने की कोशिश है, जिसके लिए तुम्हें किताब का सहारा लेना पड़ रहा है। उस किताब को इंटरप्रेट भी तुम अलग अलग जगह करते हो। अहले हदीस कुछ कर रहा है, बरेलवी कुछ कर रहा है, देवबंद कुछ कर रहा है, ईरान कुछ करता है, सऊदी अरब कुछ करता है, दुबई में क्या होता है सबको पता है। तो भाई आप तय कर लें,